करते हैं दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन की, जिनके यहाँ और जिनके सहयोगियों के यहाँ ईडी के छापे पड़े। उसके बाद ईडी ने दावा किया कि लाखों का कैश और सोने के सिक्के बरामद हुए हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये साजिश के तहत हुआ है, कुछ भी बरामद नहीं हुआ। देखिए पूरी खबर। ईडी ने दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन और उनके सहयोगियों के ठिकानों पर छापेमारी कर ये कैश और सोने के सिक्के बरामद किए हैं। ईडी ने सत्येंद्र जैन और उनके करीबियों के यहाँ सोमवार सुबह 7 बजे छापेमारी शुरू की थी, जो रात 2 बजे तक चली। इस दौरान प्रकाश ज्वेलर के यहाँ 2.23 करोड़ रुपए कैश, वैभव जैन के यहाँ 41.5 लाख रुपए कैश और 133 सोने के सिक्के, जबकि जीएस मथारू के यहाँ 20 लाख रुपए कैश बरामद हुआ। आम आदमी पार्टी इसे साजिश बता रही है। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं, मोदी जी, इंटरनेशनल बेइज्जती आपकी हो रही है। ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत अपमानित हो रहा है, भारत शर्मिंदा हो रहा है आपके कारण, उन खबरों को दबाने के लिए आज आपने सुबह सुबह ईडी का छापा सत्येंद्र जैन के घर पे मरवा दिया। सत्येंद्र जैन को ईडी ने 30 मई को गिरफ्तार किया था। वो 9 जून तक ईडी की रिमांड पर हैं। दरअसल 2017 में सीबीआई ने सत्येंद्र जैन और उनके परिवार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया था। इसी केस को आधार बनाकर ईडी ने उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। ईडी ने मार्च 2022 में सत्येंद्र जैन और उनके परिवार की कंपनियों की 4.81 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त कर लिया था। आरोप है कि कोलकाता की कुछ शेल कंपनियों से हवाला के जरिए उन्हें पैसा पहुंचाया गया, जिससे दिल्ली और एनसीआर में जमीन खरीदी गई। ईडी के मुताबिक तलाशी अभियान सत्येंद्र जैन के रिश्तेदार और करीबियों पूनम जैन, नवीन जैन, वैभव जैन, सिद्धार्थ जैन, जो राम प्रकाश ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक हैं, जीएस मथारू, जो लाला शेर सिंह जीवन विज्ञान ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं और प्रूडेंस ग्रुप ऑफ स्कूल चलाते हैं, योगेश कुमार जैन, जो राम प्रकाश ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड में निदेशक हैं, कि यहाँ चला। जांच में पता चला कि लाला शेर सिंह जीवन विज्ञान ट्रस्ट के एक सहयोगी मेंबर ने सत्येंद्र जैन की कंपनी से अपने सहयोगियों के परिवार के मेंबर्स को जमीन ट्रांसफर करवाने में फर्जीवाड़ा किया। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। और पार्टी से निष्कासित बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा की मुसीबतें बढ़ने लगी हैं। पुलिस ने उन्हें समन करना शुरू कर दिया है। पैगंबर मोहम्मद को लेकर टीवी डिबेट के दौरान जो उन्होंने विवादित टिप्पणी की थी, उसको लेकर उनके खिलाफ कई एफआईआर दर्ज हुई हैं। महाराष्ट्र में 4 एफआईआर दर्ज हुई हैं। मुंब्रा पुलिस ने उन्हें समन भेजकर 22 जून को बयान दर्ज करने के लिए तलब किया है। पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक बयान से बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आपत्तिजनक टिप्पणी की वजह से वो बीजेपी से तो निलंबित हो ही चुकी हैं। अब उन पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है। महाराष्ट्र में नुपुर शर्मा के खिलाफ 4 केस दर्ज हो गए हैं। ठाणे, भिवंडी, मुंबई और पुणे पुलिस ने उनके खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने का केस दर्ज किया है। ठाणे की मुंब्रा पुलिस ने 22 जून को नुपुर शर्मा को बयान देने के लिए समन भेजा है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटील ने जांच कर आवश्यक कार्रवाई का दावा किया है। भाजपच्या प्रवक्त्या नुपुर शर्मा यांनी मुंबई में बीजेपी प्रवक्ता के खिलाफ मामला दर्ज है। पुलिस जांच कर आवश्यक कार्रवाई करेगी। गिरफ्तारी के सवाल पर जांच के बाद जो जरूरी होगा वो कार्रवाई की जाएगी। तपासाच्या नंतर त्याबाबतचा निर्णय पुलिस घेते। नुपुर शर्मा के खिलाफ मुंब्रा पुलिस ने 30 मई को कई धाराओं में केस दर्ज किया। इनमें धार्मिक विद्वेष बढ़ाने से जुड़ी आईपीसी की धारा 153A है, जिसमें 3 साल की सजा या जुर्माने या दोनों का प्रावधान है। इसके अलावा राष्ट्रीय एकता के खिलाफ बयान देने से जुड़ी धारा 153B है। इसमें भी 3 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। धर्म विशेष की आस्था को जानबूझकर आहत करने से जुड़ी धारा 295A भी है, जिसमें 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। इसके साथ ही 298 और 505 धारा भी लगाई गई है, जिनमें 1 साल से 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। इस बीच नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी के लिए राजनीतिक दबाव बनना भी तेज हो गया है। उधर नुपुर शर्मा ने पुलिस में शिकायत की है कि उन्हें और उनके परिवार को धमकियां मिल रही हैं, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने नुपुर शर्मा को एहतियातन सुरक्षा मुहैया कराई है। नुपुर शर्मा पहले तो कुछ दिनों तक अपने बयान पर अड़ी रही,
हालांकि पार्टी से निष्कासित होने के बाद उन्होंने माफ़ी मांग ली है। लेकिन अब बात इतनी दूर तक जा चुकी है कि देश की धर्मनिरपेक्ष छवि पर ही सवाल उठ गया है। दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर और मुंबई से कैमरामैन अशोक महाडिक साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। और 10 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र में क्या हलचल है, आइए उसकी बात करते हैं। मुंबई में नरीमन पॉइंट पे मौजूद ट्राइडेंट होटल के इस वक्त बाहर हम मौजूद हैं और आपको बता दें कि महाराष्ट्र में जो सरकार है 3 पार्टियों की, महाविकास आघाड़ी, उनके विधायकों की आज यहाँ पर अहम बैठक हुई है और राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर शिवसेना ने अपने विधायकों को मुंबई के इसी ट्राइडेंट होटल में शिफ्ट कर दिया है। 10 जून को राज्यसभा का चुनाव है। महाराष्ट्र में खाली हुई सीटों से ज्यादा उम्मीदवार के खड़ा होने से पेच फंस चुका है। महाराष्ट्र में कुल 6 सीटें खाली हुई हैं, लेकिन शिवसेना और बीजेपी ने एक उम्मीदवार को ज्यादा खड़ा कर दिया है और क्रॉस वोटिंग के डर से पार्टियां अपने अपने विधायकों को होटलों में शिफ्ट कर रही हैं। तो शिवसेना के विधायकों को यहाँ रुकाया गया है। कुछ और जो विधायक हैं वो मुंबई के पवई इलाके के होटल में रुके हुए हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा का। मंगलवार शाम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की ओर से महाविकास आघाड़ी सरकार के जो विधायक हैं उन्हें और जो कई निर्दलीय विधायक हैं जो महाविकास आघाड़ी का समर्थन कर रहे हैं उन सभी को उन्होंने बैठक के लिए बुलाया था। और ये बैठक खत्म होने का अभी आप देख सकते हैं कि जो नेतागण हैं वो एक एक कर इस ट्राइडेंट होटल से निकल रहे हैं। ट्राइडेंट होटल में कहीं ना कहीं इस बैठक के जरिए जो संख्या बल है महाराष्ट्र सरकार के पास, जो महाविकास आघाड़ी के पास जो संख्या बल है उसे साबित करने की कोशिश की गई थी और शक्ति प्रदर्शन की कोशिश की गई थी। और वही अब फिलहाल होता हुआ नज़र आ रहा है कि महाविकास आघाड़ी की ये जो बैठक थी उससे जो संदेश देने की कोशिश थी वो तस्वीरों के जरिए दी गई है, जिसमें कई सारे विधायक यहाँ पर देखे गए हैं। और उसके बाद अब जो मंत्रीगण हैं और साथ ही साथ और नेता हैं वो निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यहाँ पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। बैठक में वो मौजूद थे और उन्होंने इस बैठक को बुलाई थी। तो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे खुद यहाँ से निकल चुके हैं और भी कई नेताओं के निकलने का सिलसिला लगातार जारी है। तो ये जो बैठक बुलाई गई थी ये शुक्रवार को जो राज्यसभा चुनाव की जो 6ठी सीट है जिसके लिए मतदान होने हैं उससे पहले बुलाई गई थी और एक शो ऑफ स्ट्रेंथ कह लें आप या फिर शक्ति प्रदर्शन कह लें, वो करने की कोशिश थी। ये बताने की कोशिश थी कि जो 6ठी सीट जिसके लिए मतदान होना है उसके लिए लोग और संख्या बल इनके पास मौजूद हैं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार हो, कांग्रेस की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे हो या और कई नेता हों, हर कोई यहाँ पे पहुँचा था। और बैठक में यही बताया गया कि हम सभी को मिलकर 4 उम्मीदवार जो महाविकास आघाड़ी सरकार की ओर से, जिसमें 2 शिवसेना के हैं, एक कांग्रेस और एक एनसीपी के हैं, उन चारों को जिताना है। और अब इन विधायकों को अलग अलग होटल में रखने की भी तैयारी शुरू है। हमने सोमवार को ही देखा था किस तरह से सोमवार के दिन ही शिवसेना के विधायकों को एक होटल में रखा गया, बस से उन्हें ले जाया गया था और अब दूसरे विधायकों को भी रखा जाएगा। और राजस्थान में राज्यसभा के गणित के बीच कांग्रेस किस तरह से जादू का सहारा ले रही है, हर्षा कुमारी सिंह की इस रिपोर्ट में देखिए। उदयपुर के एक रिजॉर्ट में कांग्रेस के विधायकों का रात्रि भोज, साथ ही मौजूद रहे राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राज्यसभा के लिए कांग्रेस उम्मीदवार मुकुल वासनिक, रणदीप सिंह सुरजेवाला और प्रमोद तिवारी। रात्रि भोज के साथ जादूगर आंचल के शो का लुफ्त भी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रविवार से उदयपुर में ही हैं। राजस्थान में राज्यसभा का गणित अब कांग्रेस के पक्ष में जाता दिख रहा है। कांग्रेस का दावा है कि उनके पास 123 विधायकों का समर्थन है। 12 निर्दलीय और 2 सीपीएम के विधायकों के समर्थन का भी उनको पूरा भरोसा हो गया है। लेकिन जीत को सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस 3 और विधायकों को साथ लाने में जुटी है। इनमें एक है निर्दलीय विधायक बलजीत यादव, जिन्होंने अभी तक किसी पक्ष में झुकाव नहीं दिखाया है। इसके अलावा कांग्रेस को उम्मीद है कि बीटीपी यानी भारतीय ट्राइबल पार्टी के 2 विधायक भी उसका समर्थन कर देंगे। उधर भाजपा के समर्थन से मैदान में उतरे उद्योगपति सुभाष चंद्रा को अब आरएलपी का समर्थन मिल गया है। हनुमान बेनीवाल ने ट्वीट के जरिए कह दिया कि आरएलपी के 3 विधायक सुभाष चंद्रा का समर्थन करेंगे। इसके बावजूद सुभाष चंद्रा को जीत के लिए 8 और विधायकों की जरूरत होगी। वोटों का गणित बिठाने के बीच कांग्रेस ने राज्य चुनाव आयोग में एक शिकायत दर्ज करवाई है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी के पास वोट नहीं है, लेकिन फिर भी वह मैदान में उम्मीदवार को उतारकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। जो राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता जी, उनके माध्यम से मुख्य चुनाव आयुक्त के नाम भी हमने ज्ञापन दिया है कि किसी भी प्रकार की संभावना अगर बनती है भ्रष्ट आचरण की, अनैतिक आचरण की, हॉर्स ट्रेडिंग की, लेन देन की, तो उनको समाप्त किया जाए, उचित कदम उठाए जाएँ। जो सीमाएं हैं जयपुर की, उनकी सीमाओं पे चौकसी बढ़ाई जाए। इनकम टैक्स और जितने भी जो विभाग हो सकते हैं उन सबको सचेत किया जाए कि किसी प्रकार का कोई लेन देन नहीं हो सकता।
उधर निर्दलीय सुभाष चंद्रा का समर्थन कर रही बीजेपी की विधायकों ने योग करने के साथ अपने दिन की शुरुआत की। सुभाष चंद्रा का दावा है कि काफी विधायक अंदर ही अंदर उनका समर्थन कर रहे हैं और ऐन मौके पर सामने आएंगे। एक तरफ जहां भाजपा के विधायक योगा करते हुए नजर आए, तो दूसरी ओर उदयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने विधायकों के साथ जादू के खेल का लुत्फ उठाते हुए दिखाई दिए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद एक जादूगर के परिवार से हैं, लेकिन क्या इस राज्यसभा इलेक्शन में उनका जादू चल पाएगा, ये देखना आगे है। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और कानपुर में भड़काऊ पोस्ट को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता हर्षित श्रीवास्तव की गिरफ्तारी हुई है। युवा मोर्चा के पूर्व जिला मंत्री हर्षित ने सोशल मीडिया पर यह भड़काऊ पोस्ट किया था, जिसके बाद ये गिरफ्तारी हुई है। इस साल की गर्मी सालों के रिकॉर्ड तोड़ रही है। बिजली की मांग बढ़ी है। बिजली घरों में कोयले का स्टॉक खत्म हो रहा है। आज की तारीख में देश के 165 बड़े थर्मल पावर प्लांट्स में से करीब 10% के पास 5% या फिर उससे कम का कोयले का स्टॉक बचा है। इस साल दिल्ली में जितनी लू चली है उतनी बीते 11 साल में नहीं चली। घरों में एसी, कूलर, पंखा सब चल रहे हैं। बिजली की बढ़ती खपत के साथ उसकी मांग भी बढ़ रही है। बिजली घरों के सामने उत्पादन बढ़ाने की चुनौती है और कोयले का संकट भी। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की ताजा डेली कोल स्टॉक रिपोर्ट के मुताबिक 6 जून को देश के 165 बड़े थर्मल पावर स्टेशंस में से 17 के पास 5% या उससे भी कम कोयला बचा था। देश में कोयला संकट के दौरान मंगलवार को पहली बार मीडिया ब्रीफिंग करने आए ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने माना, बिजली की अप्रत्याशित मांग को देखते हुए कोल इंडिया लिमिटेड को कोयले का प्रोडक्शन और बढ़ाना होगा। मोदी जी के नेतृत्व में जो सुधार किए पावर सिस्टम में, वो बहुत सारे सुधार किए। एक तो हम लोगों ने जो अपनी क्षमता थी वो पहले आवश्यकता के अनुरूप नहीं थी, उसमें हम लोगों ने करीब 1,66,000 मेगावाट जोड़ा मोदी जी की सरकार आने के बाद। और आज हमारी क्षमता बिजली उत्पादन की 4 लाख मेगावाट हो गई, जबकि हमारा पीक डिमांड जो है वो 2,15,000 मेगावाट आया है। ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने माना कि देश के बड़े थर्मल पावर स्टेशंस के पास कोयले का रिजर्व स्टॉक कम हो गया है। उन्होंने कहा, अधिकतर राज्य सरकारों ने कोयले की कमी को पूरा करने के लिए दूसरे देशों से कोयले का आयात करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जो कोल का अभी जो हमारा स्टॉक है डोमेस्टिक कोल का, वो नीचे चला गया था 18.6 मिलियन टन ना, अब फिर बढ़ करके 20 मिलियन टन आया। देश में कोयले की बढ़ती मांग से निपटने की चुनौती बड़ी हो रही है। तेजी से बढ़ती गर्मी और हीट वेव की वजह से देश में पावर की डिमांड अप्रत्याशित तरीके से बढ़ती जा रही है और इसके साथ ही थर्मल पावर स्टेशंस पर बिजली का प्रोडक्शन बढ़ाने का दबाव भी। दिल्ली से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और मुंबई शहर में कोरोना के मामलों में लगातार तेजी दिख रही है। बीते 24 घंटों में 1242 नए कोरोना के मामले दिखे हैं, जो कि 28 जनवरी के बाद सबसे ज्यादा मामले हैं। फरवरी महीने के बाद ऐसा पहली बार दिख रहा है कि 1000 के ऊपर मुंबई शहर में मामले रिपोर्ट हुए हैं। पॉजिटिविटी दर जो है वो 7.24% है। टेस्टिंग की तुलना करें तो बीते कुछ दिनों में टेस्टिंग काफ़ी बढ़ी हुई नज़र आ रही है, लेकिन पीक के समय जो 60 से 50,000 की टेस्टिंग हो रही थी, उससे ज़्यादा हो रही थी, उसकी तुलना में टेस्टिंग काफ़ी कम है। 17,000 के करीब टेस्टिंग बीते 24 घंटों में हुई है। महाराष्ट्र की बात करें तो 1881 नए मामले कोविड के सामने आए हैं, जो कि 18 फरवरी के बाद सबसे ज़्यादा है। ऐसे में सरकार की नज़रें जो हैं वो इस बात पर बनी हुई हैं कि क्या अस्पतालों में कोविड के मरीजों की भर्तियां बढ़ी हैं। अगर बढ़ेंगी तो पाबंदी महाराष्ट्र में फिर से लौटने वाली है। बॉलीवुड स्टार सलमान खान को जिस तरह से जान से मारने की धमकी मिली, उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, लेकिन इसी बीच सलमान ने अपनी फिल्म की शूटिंग भी शुरू कर दी है। और ऐसे में उनकी अपनी सुरक्षा कैसी है और कितनी है, प्रशांत सिसोदिया अपनी इस रिपोर्ट में दिखा रहे हैं। हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार सलमान खान सड़क पर हों, पार्टी में हों, फिल्म के लॉन्च पर हों या फिर किसी इवेंट का हिस्सा हो, उनके निजी रक्षक शेरा और गार्ड अपनी नजरें हमेशा सलमान के इर्द गिर्द रखते हैं। हाल ही में मिली धमकियों के बीच सलमान की सुरक्षा जरूर बढ़ाई गई, पर उनकी अपनी सुरक्षा भी कम नहीं है।
सलमान फिलहाल अपनी फिल्म कभी ईद कभी दिवाली के लिए मुंबई से बाहर चले गए। शेरा करीब 27 साल से सलमान के साथ है और टाइगर नाम की उनकी एक सुरक्षा एजेंसी भी है जो सलमान के इर्द गिर्द बाउंसर्स की कमी कभी नहीं रहने देती। अमूमन उनके साथ उनके गार्ड्स के साथ साथ उनके कुछ दोस्त भी रहते हैं और मौके की नजाकत और इवेंट्स को देखते हुए उनके बाउंसर्स और बॉडीगार्ड्स की संख्या बढ़ा दी जाती है। शेरा और उनकी एजेंसी सलमान के साथ साथ और भी बॉलीवुड सितारों को सुरक्षा देती है। सलमान ने अपनी फिल्म बॉडीगार्ड शेरा को डेडिकेट की थी और अब सलमान शेरा के बेटे को भी फिल्मों में लॉन्च करने वाले हैं। कभी ईद कभी दिवाली के बाद सलमान टाइगर 3 की शूटिंग में व्यस्त हो जाएंगे और इसके अलावा वो शाहरुख के साथ उनकी फिल्म पठान में भी एक मेहमान भूमिका में नजर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और मुंबई के नरीमन पॉइंट में मौजूद ट्राइडेंट होटल के बाहर से पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।